नमस्कार। 1971 के युद्ध को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, पर इसकी कहानियां वो आज भी जिंदा हैं। खासकर ऑनलाइन फोरम में, जहां मिलिट्री हिस्ट्री के शौकीन लोग आज भी इस पर बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी जबरदस्त डिस्कशन को देखने वाले हैं और समझेंगे कि लोंगेवाला की लड़ाई को आज भी इतने जोश से क्यों याद किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सुनने में किसी फिल्म का डायलॉग लगता है ना, पर यह कोई मजाक नहीं था। ये तो भारत के पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े और अचानक हमले का प्लान था। इरादा बिल्कुल साफ था, तेजी से भारत के अंदर घुसना और बड़े हिस्से पर कब्जा करना। जरा सोचिए, 4 दिसंबर 1971 की वो सर्द रात। था रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटी सी अकेली सी पोस्ट जिसका नाम था लोंगेवाला। ये जो शांत सी एकदम अलग थलग जगह थी, वो बहुत जल्द इतिहास की सबसे यादगार और साहसी लड़ाइयों में से एक ही गवाह बनने वाली थी। अब जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए। जो फर्क है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ भारत की बस एक छोटी सी कंपनी और दूसरी तरफ एक पूरी की पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड, जिसमें लगभग 60 टैंक्स भी शामिल थे। मतलब हालात देखकर कोई भी कहता कि ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही खत्म है। पर फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। असल में वहां ऊंटों को पोस्ट से दूर रखने के लिए बस एक मामूली सी कांटेदार बाड़ लगाई गई थी, पर पाकिस्तानी सेना ने उसे एक असली माइनफील्ड, मतलब बारूदी सुरंगों का जाल समझ लिया, और बस उनका पूरा का पूरा हमला वहीं का वहीं थम गया। कभी कभी जंग में सबसे छोटी चीजें ही सबसे बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। उस पूरी रात मुट्ठी भर भारतीय जवानों ने अपनी सिर्फ 2 रिकॉइललेस गन्स के दम पर दुश्मन की पूरी बख्तरबंद फौज को रोके रखा। सुबह की पहली किरण तक उन्होंने दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। और बस सुबह होने का ही इंतजार था, क्योंकि जैसे ही सूरज निकला, लड़ाई का पूरा रुख, पूरी बाजी ही पलटने वाली थी। मदद आ रही थी, और वो भी आसमान से। और ये सुबह पाकिस्तानी टैंकों के लिए कयामत बनकर आई। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही इंडियन एयरफोर्स के हंटर जेट्स आसमान में गरजने लगे, और उन्होंने नीचे देखा कि पाकिस्तानी टैंक खुले रेगिस्तान में फंसे हुए थे, बिना किसी कवर के। एक परफेक्ट निशाना। तो कितने टैंक? 36। जी हां, 36 पाकिस्तानी टैंक्स को इंडियन एयरफोर्स ने अकेले इस एक लड़ाई में तबाह कर दिया। इस एक हमले ने लड़ाई का पासा पूरी तरह से भारत के पक्ष में पलट दिया। तो आसमान से आईएएफ के हमले और जमीन से भारतीय सेना की फायरिंग, इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की पूरी आर्मर्ड रेजिमेंट को तहस नहस कर दिया। कुल 48 टैंक तबाह हुए। मतलब सोचिए, लगभग पूरी की पूरी रेजिमेंट ही खत्म हो गई। ये एक ऐसी हार थी जिसने पाकिस्तान के पूरे हमले की कमर ही तोड़ दी। उस समय के एयर चीफ मार्शल पीसी लाल के ये शब्द मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के उस बेजोड़ साहस को सलाम करते हैं, जिन्होंने उस रात अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। तो ये तो हुई मैदान की बात, एक शानदार जीत। लेकिन चलिए अब जरा उन बड़े रणनीतिक सवालों पर आते हैं जिन पर 50 साल बाद भी मिलिट्री फोरम में बहस होती है। और फोरम की चर्चा में जो सबसे बड़ा सवाल उठा, वो ये था, इतनी बड़ी जीत के बाद भारत की जो मेन स्ट्राइक फोर्स थी, फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन, उसने एक बड़ा जवाबी हमला क्यों नहीं किया? ये एक बहुत बड़ा क्यों था। अब ऊपरी तौर पर देखें तो इसका जवाब सीधा सा लगता है कि भारत की रणनीति बदल गई थी। पश्चिमी मोर्चे पर आक्रामक होने के बजाय डिफेंसिव यानी रक्षात्मक रुख अपना लिया गया था। पर असली सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ, और इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी। युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि दुनिया की राजनीति के शतरंज पर छिपा था। जी हां, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ग्लोबल चेस बोर्ड पर भी लड़ी जा रही थी, और भारत के हर कदम पर दुनिया की बड़ी ताकतों की नजर थी। देखिए, इसकी चाबी थी भारत सोवियत संधि में। सोवियत संघ ने वादा किया था कि वो यूएन में भारत के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर देगा, लेकिन इसकी एक शर्त थी, और शर्त ये थी कि भारत अपनी सैन्य कार्रवाई सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान तक ही सीमित रखेगा, ताकि दुनिया को ये लगे कि भारत सिर्फ अपने बचाव में लड़ रहा है, हमला नहीं कर रहा। तो मतलब साफ था, उस वक्त की दुनिया की जो 2 सबसे बड़ी सुपर पावर्स थीं, अमेरिका और सोवियत संघ, वो दोनों ही इस बात के लिए तैयार नहीं थीं कि भारत पश्चिमी पाकिस्तान के टुकड़े करे। और इसी भू राजनीतिक सच्चाई ने भारत की सैन्य रणनीति को एक सीमा में बांध दिया था। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी रणनीतियों की बात, लेकिन हर युद्ध की असली कहानी उसके हीरोज से बनती है, उन सैनिकों की वीरता से।
और उस फोरम में ऐसी ही कई कहानियां साझा की गईं। फोरम में याद किए गए अनगिनत नायकों में से एक थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने बसंतर की लड़ाई में असाधारण वीरता दिखाई और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी तरह विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को भी याद किया गया। भारतीय वायुसेना के एक ऐसे जांबाज योद्धा जिन्हें दो बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका साहस आज भी दशकों बाद भी प्रेरणा देता है। और फिर जिक्र हुआ ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह जी का, जो जयपुर के पूर्व महाराजा भी थे। उन्होंने पैराशूट रेजिमेंट को लीड करते हुए अपने शौर्य का जबरदस्त प्रदर्शन किया था। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वीरता की वो कहानियां हैं जो आज भी जिंदा हैं। फोरम पर किसी ने ये बहुत ही मार्मिक तस्वीर पोस्ट की थी। ये हमें याद दिलाती है कि युद्ध सिर्फ टैंक, रणनीति और नक्शों के बारे में नहीं होता। ये उन माँओं, पिताओं और परिवारों के बारे में भी होता है जिनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि एक युद्ध को असल में कैसे याद किया जाता है? क्या सिर्फ तारीखों और ऐतिहासिक घटनाओं के तौर पर, या फिर उन फोरम की तरह जहां 50 साल बाद भी उसकी कहानियां, उसके हीरो और उनकी यादें जिंदा रहती हैं?